नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, ये आपका जो है दृष्टि का जो आईएएस का टेस्ट सीरीज साथियों मैं चला रहा हूँ। ये इसका 7वां नंबर का टेस्ट सीरीज है और साथियों ये इसका जो है सेकंड पार्ट है। जी हाँ, ये जो है इसका सेकंड पार्ट है साथियों। और साथियों आप लोगों को जो है इसकी पीडीएफ जो है साथियों, इसकी जो है पीडीएफ जो है आप लोगों को जो है व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से जो है उपलब्ध करवा दी जाएगी साथियों। लेकिन उसके लिए जो है आप लोगों को 2K सब्सक्राइबर जो है पूरे कराने होंगे साथियों, 2K सब्सक्राइबर। जी हाँ। और साथियों इसी के साथ में जो है आपको लगभग में 10 वर्ष का, जी हाँ 10 ईयर का जो है आपको जो है पूरे जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सी सेट के साथ वो पूरे जो है पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएंगे साथियों। जी हाँ, फुल पीडीएफ में जो है, और वो भी जो है साथियों आपके जो है वो भी जो है व्याख्यात्मक ढंग से जो है दोनों जो है पीडीएफ सी सेट की पीडीएफ हो या फिर साथियों प्री के एग्जाम की पीडीएफ, दोनों जो है आपको जो है उपलब्ध करवाई जाएंगी साथियों। तो बिना देरी करते हुए ये 7वें नंबर की टेस्ट सीरीज टेस्ट टीआईएस के इसका जो है सेकंड पार्ट जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं साथियों। जी हाँ, तो ये साथियों आपका 33 नंबर का क्वेश्चन पेपर है साथियों। और आप लोगों को तो साथियों पता ही है कि जो है टेस्ट सीरीज की कीमत क्या है साथियों। और जितना आप लोग मेहनत टेस्ट सीरीज में करेंगे साथियों, और आपका जो है यूपीएससी का जो प्री होगा साथियों उसमें आपका कम पसीना बहेगा। जी हाँ, क्योंकि यूपीएससी में साथियों एक खास बात है, ये साथियों कभी भी जो है क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है। जी हाँ, यूपीएससी। और साथियों लेकिन यहाँ एरिया जरूर रिपीट करता है। तो टेस्ट सीरीज से जो है आप लोगों को पता चलता रहता है कि कौन सा एरिया जो है यूपीएससी का फेवरेट एरिया है साथियों। जी हाँ, तो बिना देरी करते हुए हम लोग जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रिट के संदर्भ में, जी हाँ रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वर्ष 1950 से पहले केवल कलकत्ता उच्च न्यायालय के पास रिट जारी करने की शक्ति थी। दूसरा कथन आपका है, सर्वोच्च न्यायालय न केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बल्कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट जारी कर सकता है। तीसरा कथन आपका है, सर्वोच्च न्यायालय भारत के संपूर्ण क्षेत्र में किसी व्यक्ति या सरकार के खिलाफ रिट जारी कर सकता है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपको बताना है साथियों। इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन डी। जी हाँ, ऑप्शन डी, मतलब पहला और दूसरा जो है यह जो है रिट के संदर्भ में कथन सही नहीं है। तो आइए देख लेते हैं कि सही क्या है। जी हाँ, तो साथियों जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है वह अनुच्छेद 32, जी हाँ 32 जो अनुच्छेद है आर्टिकल जो है आपका साथियों, तो उसके अनुसार जो है उच्च न्यायालय, सॉरी हाई कोर्ट जिसको हम सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं। जी हाँ, हाई कोर्ट, सॉरी माफ़ी चाहूँगा मैं, सुप्रीम कोर्ट मतलब जो है उसको साथियों जिसको हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट। और साथियों जो है उच्च न्यायालय जिसको हम लोग हाई कोर्ट बोलते हैं वो जो है साथियों आर्टिकल दो जो है 226 के तहत जो है हाई कोर्ट। जी, हाई कोर्ट जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, लेख, अधिकार प्रेक्षा की रिट जो है वह जारी कर सकता है। जी हाँ। और अगर इससे पहले की बात की जाए साथियों, तो वर्ष जो 1950 का वर्ष था, जी हाँ जो 1950 का वर्ष था, उसमें केवल कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के उच्च न्यायालय जो होते थे उन्हीं के पास जो है रिट जारी करने की शक्ति थी। लेकिन अब क्या हो गया साथियों, जो आर्टिकल आपका जो है, जो आर्टिकल साथियों जो आपका 226 है, जी हाँ आर्टिकल 226, यह जो है सभी उच्च न्यायालयों को अधिकार जो है देता है कि आप रिट जारी कर सकते हैं। जी हाँ, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका जो है 34 देखते हैं। जी हाँ, अल्लूरी, जी हाँ अल्लूरी सीताराम राजू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, वह मनियम विद्रोह के नेता थे जो गांधी जी के असहयोग आंदोलन के साथ हुआ था। दूसरा कथन, वे गांधी जी के खादी के विचार के विरोध में थे और उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को केवल बल प्रयोग से ही आज़ाद किया जा सकता है। इसमें से कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है साथियों। जी हाँ, तो यह 34 नंबर का क्वेश्चन है और इसका सही कथन है ऑप्शन ए। जी हाँ, ऑप्शन ए जो है आपका एकदम सही कथन है, मतलब पहला कथन आपका सही है, दूसरा कथन यह आपका गलत है। तो आइए इस पे भी देख लेते हैं कि जो प्रधानमंत्री ने 4 जुलाई 2022 को अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती जो आपकी मनाई गई है, 125वीं जयंती, जी हाँ 125वीं जयंती जो मनाई गई है,
उसके उपलक्ष्य में आंध्र प्रदेश में उनकी एक कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है साथियों। जी हाँ। और अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है 1897 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। जी हाँ, 1897 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। जो इनकी अगर बात की जाए तो साथियों यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक जो है एक सक्रिय जो है भारतीय क्रांतिकारी थे। जी हाँ। और चलिए, तो बाकी और तो नहीं है, इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हैं जो थे मैंने बता दिए हैं। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों, और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 35 देखते हैं। जी, हाल ही में खबरों में देखा गया पसमानदा समुदाय है। जी हाँ, यह आपको बताना है। तो कथन ए जो है, ऑप्शन ए आपका क्या है? हाल ही में नामित विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह। ऑप्शन बी, अनुसूचित जाति के हिंदुओं का एक करीबी संगठित समुदाय जो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन सी, शूद्र, पिछड़े और अति शूद्र दलित जातियों से संबंधित मुसलमानों को संदर्भित करता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों एक बात तो क्लियर है कि आप लोग जब तक ये 2 के जो है सब्सक्राइबर नहीं पूरा करवा देते हैं, 2 के सब्सक्राइबर साथियों जैसे आप लोग पूरे करवाएंगे, आप लोगों को पीडीएफ जो है एक साथ सभी पीडीएफ जो है उपलब्ध करवा दी जाएंगी। और साथियों 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। इसलिए साथियों हमारे चैनल को जितने लोग भी नए विजिट करें हमारे चैनल पे, वो लोग सभी लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए साथियों, ताकि जो है आप लोगों की तैयारी जो है बेहतर ढंग से की जा सके। और साथियों जैसे मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरीके से मैं आपको जो है आगे जो है बता सकता हूँ कि कैसे क्या तैयारी जो है आप लोगों की अच्छी हो सकती है साथियों। तो साथियों यह 35 नंबर का क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी जो है आपका एकदम सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 36 देखते हैं। जी हाँ, 36 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निर्वाचन, जी हाँ, भारत निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जी हाँ, तो कथन क्या है इसमें? पहला कथन है, मुख्य चुनाव आयुक्त CEC और अन्य चुनाव आयुक्तों को असमान शक्ति प्राप्त है। दूसरा कथन, अन्य चुनाव आयुक्तों की संख्या का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। जी हाँ, तो चलिए आगे और देख लेते हैं। और तीसरा कथन आपका क्या है? तीसरा कथन आपका है साथियों कि CEC उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान वेतन और भत्ते का हकदार होता है। चौथा कथन, CEC 6 साल की अवधि या 65 वर्ष की आयु होने तक पद धारण कर सकता है। इनमें से कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है। जी हाँ, आपका 36 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, इसका कथन आपका जो है ऑप्शन सी एकदम सही है। जी हाँ, अब तीसरा और चौथा कथन मतलब ये दोनों जो कथन आपके दिए गए हैं, ये दोनों कथन जो है एकदम सही है साथियों। तो आइए इनको जो है जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं कि जो निर्वाचन आयोग है ये देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष जो है चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए भारतीय संविधान द्वारा एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। पहला फैक्ट ये है। और साथ में यह संविधान के अनुच्छेद 324 में प्रावधान किया गया है। जी हाँ, 324 में जो है इसका प्रावधान किया गया है। और इसमें क्या होता है साथियों, निर्वाचन आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों, जो इसमें ये होता है कि ये जो है राष्ट्रपति जो है इसमें तय करता है कौन चुनाव आयुक्त बनेगा और कौन चुनाव आयुक्त के जो है अन्य सदस्य बनेंगे साथियों। जी हाँ, इसकी नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और अगर इनके वेतन भत्ते की बात कर लेते हैं तो उच्चतम न्यायाधीश के जो समान ही वेतन भत्ते होते हैं। और इनकी अवधि जो होती है साथियों, ये 6 साल की अवधि होती है या 65 वर्ष की अवधि, जो भी पहले हो तब तक पद पे ये लोग साथियों बने रहते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो है 37 देखते हैं। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक के तहत एक मुख्य आयाम नहीं है? ऑप्शन ए आर्थिक भागीदारी, ऑप्शन बी सामाजिक उत्थान, ऑप्शन सी स्वास्थ्य और जीवन रक्षा, ऑप्शन डी राजनीतिक शक्तिकरण। जी हाँ, इसमें से बताना है कि कौन सा कथन आपका एकदम सही है। तो इसका साथियों ऑप्शन जो बी आपका है साथियों, जी हाँ, ऑप्शन बी सामाजिक उत्थान। जी हाँ, सामाजिक उत्थान जो ऑप्शन बी है वह जो है एकदम सही है। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में कि विश्व आर्थिक मंच, पहली बात तो WEF। जी हाँ, WE और F। जी हाँ, WEF ने वर्ष 2022 के लिए जो है
वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत को 146 जी हाँ 146वें जो है 146 देशों में से जो है 135 नंबर, जी हाँ 135 नंबर जो है ये भारत का नंबर है। जी हाँ 135 नंबर के स्थान पे रखा गया है। जी हाँ। और इसके अगर और देख लेते हैं कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जो होता है इसमें क्या क्या फैक्टर रहते हैं, मतलब किन आयामों पर जो है इसका मूल्यांकन किया जाता है। तो पहली बात तो आर्थिक भागीदारी और अवसर, दूसरा शिक्षा का अवसर, तीसरा स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, चौथा राजनीतिक सशक्तिकरण। जी हाँ। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। और 38 नंबर का क्वेश्चन आ गया साथियों। हाल ही में श्रीनगर में किसकी स्मृति में स्टेचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है? जी हाँ आपको बताना है। ऑप्शन ए स्वामी रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी आदि शंकराचार्य, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध, ऑप्शन डी राजा अशोक। और इसका सही आंसर है साथियों स्वामी रामानुजाचार्य। जी हाँ स्वामी रामानुजाचार्य। और इसका बता दें कि अमित शाह जी ने जो है इसका अनावरण किया गया था और इसकी स्थापना जो है सभी धर्मों के काश्मीरियों को रामानुजाचार्य का आशीर्वाद और संदेश प्राप्त हो ताकि जो है कश्मीर में शांति और प्रगति के पथ पर ले जाया जा सके। यह जो है इनका मेन उद्देश्य था। अब हम बात करेंगे श्री रामानुजाचार्य की। जी हाँ तो इनका जन्म जो है साथियों तमिलनाडु के पेरम्बदूर में हुआ था। कब हुआ था? तो वो जो है 1017 में हुआ था। जी हाँ 1017 में हुआ था। और रामानुजाचार्य जो है वैदिक दार्शनिक थे और इसके साथ ही एक बहुत ही अच्छे जो है समाज सुधारक भी थे। उन्होंने समानता पे ध्यान दिया, सामाजिक न्याय का समर्थन किया और उन्होंने पूरे देश की यात्रा की थी। जी हाँ पूरे भारत की उन्होंने यात्रा की थी और भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित करने का जो है श्रेय श्री रामानुजाचार्य को ही जाता है। जी हाँ और जो है साथियों ये भक्ति आंदोलन के उपदेशक और अन्य भक्ति विचारधाराओं के स्रोत भी माने जाते हैं साथियों। जी हाँ और इनके जो शिष्य थे वो कुरेशा थे। इनसे जो है क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। तो बाकी जो है तो नहीं है इसमें। बाकी चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 39 देखते हैं। जी हाँ तो ये मार्शल लॉ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मार्शल लॉ क्या था आप लोगों को पता ही होगा, हिस्ट्री से संबंधित है। तो इसका पहला कथन क्या है? संसद द्वारा बनाए गए क्षतिपूर्ति अधिनियम को किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरा संविधान में कहीं भी मार्शल लॉ शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन इतिहास में किया गया है। तीसरा मार्शल लॉ के संचालन के दौरान सैन्य अधिकारियों को सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए असामान्य शक्तियों के साथ निहित किया जाता है। कौन सा कथन इसमें सही है? इसमें कथन आपका डी एकदम सही है। जी हाँ मतलब तीनों के तीनों जो दिए गए हैं वह जो है एकदम सही है साथियों। जी हाँ तीनों के तीनों जो है वह एकदम सही है। तो मार्शल लॉ की अगर बात की जाए तो क्षेत्र के भीतर की यह जो है किसी भी क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। और इसमें क्या होता है साथियों जो 34 जी हाँ 34 जो है अनुच्छेद के अंतर्गत जो मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध आरोपित करता है। जी हाँ और हालांकि जो है मार्शल लॉ की अवधारणा भारत में इंग्लिश कॉमन लॉ से उधार ली गई है। हालांकि संविधान में कहीं भी मार्शल लॉ शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। और मार्शल लॉ होता क्या है? तो मार्शल लॉ युद्ध, आक्रामक विद्रोह, राजद्रोह, दंगा या कानून के किसी भी हिंसक प्रतिरोध जैसी असाधारण परिस्थितियों में लगाया जा सकता है। जी हाँ चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जी हाँ मानगढ़ पहाड़ी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन यह पहाड़ी गुजरात राजस्थान सीमा पर स्थित है जिसे आदिवासी जलियांवाला के नाम से जाना जाता है। ठीक है। दूसरा क्या है? इसका ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ धानका जनजाति के नेतृत्व में विद्रोह के स्थान के रूप में ऐतिहासिक महत्व है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है यह आपको बताना है। 40 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, इसका जो है ऑप्शन बी। जी हाँ साथियों ऑप्शन बी जो है वह सही नहीं है। जी हाँ तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण जिसको हम बोलते हैं NMA की रिपोर्ट में राजस्थान के मानगढ़ की पहाड़ी
को 1500 भील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में राष्ट्रीय स्मारक के रूप में नामित करने की घोषणा की गई है। जी हाँ। और साथियों बात की जाए तो यह 17 नवंबर, जी हाँ डेट आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 17 नवंबर सन 1913, जी हाँ सन 1913 को ब्रिटिश सेना के विरोध में सभा कर रहे आदिवासियों पर गोली चला दी गई थी, जिसके नेतृत्व में गोविंद गुरु समुदाय के एक नेता थे, जिनमें से 1500 से अधिक लोग जो है इसमें मारे गए थे। इसीलिए जो है आदिवासी जलियांवाला जो है बोला जाता है। जी हाँ। और बात कर लें तो जो भील होते हैं साथियों, वह आर्य पूर्व जाति के सदस्य माने जाते हैं। जी हाँ। और भील नाम का उल्लेख जो है आपके महाभारत और रामायण के प्राचीन महाकाव्यों में भी देखने को मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और 41 नंबर क्वेश्चन आ गया साथियों। 41 नंबर क्वेश्चन आपका देखते हैं। तो अंगूर की खेती निम्नलिखित में से किस प्रकार, जी हाँ किस प्रकार की कृषि की विशेषता है? ऑप्शन ए पर्वतीय कृषि, ऑप्शन बी मिश्रित कृषि, ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय कृषि, ऑप्शन डी गहन कृषि। जी हाँ 41 नंबर का क्वेश्चन, इसका सही क्वेश्चन का आंसर है साथियों ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय कृषि। जी हाँ भूमध्य जो है सागरीय कृषि, और यही जो है अंगूर की कृषि की भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है साथियों। जी हाँ उच्च क्वालिटी वाले जो है इसमें जो है अंगूर उत्पादित किए जाते हैं, और वहाँ जो है मदिरा का उत्पादन भी किया जाता है वहाँ पे। जी हाँ। और इसके जो है उच्च इस निम्न श्रेणी के जो अंगूर होते हैं उनको सुखा करके मुनक्का व किशमिश भी बनाई जाती है। जी हाँ। और इस क्षेत्र की बात करें साथियों तो इस क्षेत्र में जो है अंजीर एवं जैतून ये दोनों जो है उगाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो है 42 देखते हैं साथियों। जी हाँ 42। गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, अनुच्छेद 22 के पहले भाग के तहत विदेशी निर्वासन की गिरफ्तारी नहीं आती। दूसरा, जब तक कि सलाहकार बोर्ड विस्तारित हिरासत के लिए पर्याप्त कारण की रिपोर्ट ना करे, तब तक किसी भी व्यक्ति की हिरासत को 3 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसमें से कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है साथियों। तो 42 नंबर का क्वेश्चन है, इसका कथन जो है आपका ऑप्शन सी एकदम सही है। दोनों के दोनों जो है वह कथन सही है। तो ये तो पता ही कि अनुच्छेद 22 जो है उन लोगों को संरक्षण प्रदान करता है जिनको गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है। जी हाँ। और निरोध 2 प्रकार का होता है, एक दंडात्मक और निवारक। जी हाँ साथियों। और इसमें अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि यात्रा के समय को छोड़ करके 24 घंटे के अंदर जो है आपको मजिस्ट्रेट के सामने जो है उसको पेश करना होता है, और 24 घंटे के बाद रिहा होने का अधिकार जब तक कि मजिस्ट्रेट आगे हिरासत को अधिकृत नहीं कर देता है। जी हाँ। और अगर इसकी बात करें साथियों तो हिरासत के आधार से बंदी को अवगत कराया जाना चाहिए। हालांकि जनहित के खिलाफ माने जाने वाले तथ्यों को खुलासा करने की जरूरत नहीं है। और इसमें क्या होता है कि बंदी को जो है अपने पसंद के वकील से जो है सलाह लेने की जो है अधिकार उसके पास में होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो है 43 देखते हैं। जी हाँ। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ फसल का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ इसका प्रकार दिया गया है। जी हाँ। और इसमें से जो है कौन सा कथन सही, किसमें से मतलब कौन सा सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है। और इसका जो है ऑप्शन बी मतलब दो जो है इसमें से सुमेलित नहीं है साथियों। जी हाँ दो जो है वह इसमें से सुमेलित नहीं है। तो अगर हम खरीफ की बात करें साथियों तो खरीफ जो है वह जून से सितंबर में होता है। जी हाँ खरीफ जो है वह जून से सितंबर में होता है। रबी की बात की जाए तो वह अक्टूबर से मार्च होता है। जायद की बात की जाए तो वह अप्रैल से जून होता है। जी हाँ जायद जो है वह अप्रैल से जून में होता है। जी हाँ। तो इसमें जो है ज्वार दिया गया है, तो ज्वार जो है साथियों वह खरीफ के अंतर्गत आता है। जी हाँ ज्वार जो है वह खरीफ के अंतर्गत आता है। ज्वार जो है यह खरीफ के अंतर्गत आता है। फिर आता है चारा। चारा जो है साथियों वह आपका जायद के अंतर्गत आता है। जी हाँ जायद के अंतर्गत आता है। और फिर आता है सरसों। तो सरसों साथियों आपका जो है यह रबी की फसल है। जी हाँ
सरसों जो है यह रबी की फसल है, और जौ भी साथियों यह रबी की ही फसल है। जी हाँ, जौ भी है वो भी जो है रबी की ही फसल है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और साथियों ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जी हाँ, 44 नंबर क्वेश्चन पे आ गए साथियों। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? सीबीआई एक वैधानिक निकाय है। दूसरा कथन, सीबीआई के गठन की सिफारिश संथानम समिति द्वारा की गई थी। ठीक है। तीसरा कथन, इसे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से शक्तियां प्राप्त होती हैं। चौथा क्या है कथन, सीबीआई भारत में इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में कार्य करती है। इनमें से कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है। 44 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन जो है आपका, ऑप्शन जो है सी एकदम सही है, मतलब दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। पहला जो है कथन यह आपका गलत है। तो आइए इसको जो है अच्छे से जो है देख लेते हैं। तो पहली बात तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की स्थापना जो है वह 1963 में हुई थी। जी हाँ, कब हुई थी? 1963 में हुई थी, और गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। और सीबीआई कोई वैधानिक निकाय नहीं है। सीबीआई की स्थापना की सिफारिश भ्रष्टाचार रोकथाम संस्थानम जो समिति बनाई गई थी, जो 1962 और 1964 द्वारा की गई थी। और सीबीआई को विशेष दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम 1946, जी हाँ 1946 के द्वारा अन्वेषण करने की शक्ति प्राप्त है। जी हाँ, उसके जो है शक्ति प्राप्त है। और सीबीआई के इंपॉर्टेंट फैक्ट दे लेते हैं कि इसके कार्य क्या है। पहली बात तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और कदाचार के मामलों की जांच करना इसका मुख्य काम है। पेशावर अपराधियों के संगठित समूहों द्वारा किए गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो महत्व वाले जो है अपराधों की जांच करना होता है। और सीबीआई जो है भारत में इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में कार्य करती है। अपराध के आंकड़ों का रखरखाव करती है, आपराधिक सूचनाओं का प्रसार करती है, भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों और राज्य पुलिस बलों की गतिविधियों का समन्वय करना। जी हाँ, यह जो है इसके इम्पोर्टेंट काम होते हैं सीबीआई के। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो है 45 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? ओडिशा के मयूरभंज में एक व्यंजन काई चटनी एक प्रकार की चींटियों से तैयार की जाती है, जिन्हें कैस के नाम से जाना जाता है। दूसरा कथन क्या है? इनकी शिकारी आदत के कारण कैस को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैविक नियंत्रण एजेंटों के रूप में पहचाना जाता है। तीसरा कथन, काई चटनी का उपयोग गठिया, दांत व अन्य त्वचा रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है। 45 नंबर का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन है, मतलब तीनों के तीनों जो है आपका एकदम सही है। तो पहली बात तो हम देखेंगे कि काई चटनी है क्या। तो काई चटनी जो है वो वीवर चींटियों से तैयार की जाती है। कौन सी? वीवर चींटियों से तैयार की जाती है। और उड़ीसा के मयूरभंज जो जिला है उसमें आदिवासी लोगों के बीच बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। और ये लोग क्या करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर जो है चींटियों के पत्ते के आकार के घोंसले को उनके मेज़बान पेड़ों से तोड़ा जाता है। जी हाँ, और इसमें क्या है, बाहरी रूप से गठिया, दाद व अन्य त्वचा रोगों को ठीक करने के उपयोग में जो है इसका जो है उपयोग किया जाता है। यह जनजाति के लिए एकमात्र रामबाण है। जी हाँ। और साथियों एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसमें यह है कि वर्ष 2019 में, कब साथियों? वर्ष 2019 में। जी हाँ, वर्ष 2019 में ओडिशा को ओडिशा रसगुल्ले के लिए जीआई टैग मिला है। जी हाँ। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों, और क्वेश्चन नंबर जो है 46 देखते हैं। जी हाँ, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तरफ दिए गए हैं, दूसरी तरफ घटना का क्षेत्र दिया गया है। इसमें से आपको बताना है कि युग्म सुमेलित हैं। जी हाँ, 46 नंबर का क्वेश्चन है, और इसका सही ऑप्शन है साथियों ऑप्शन है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक युग्म जो है वह सही है, बाकी जो है सभी युग्म जो है तीनों युग्म गलत हैं। तो आइए इनको देख लेते हैं। हिंद महासागर में ये चक्रवात उत्तरी अमेरिका के टॉर्नाडो, जी हाँ उत्तरी अमेरिका के जो है वह टॉर्नाडो
अटलांटिक महासागर में हरिकेन के नाम से, पश्चिमी प्रशांत में, दक्षिण चीन सागर में टाइफून, और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में विली विली। जी हाँ, पश्चिम जो है एशिया में विली विली के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 47 देखते हैं। जी हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 46 नंबर का क्वेश्चन है। पहला कथन क्या है? भारत में चाय की खेती 1840 के दशक में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई। दूसरा कथन, चाय की कुल शस्य क्षेत्र में पश्चिम बंगाल का हिस्सा 53.2% है। तीसरा कथन क्या है? भारतीय चाय बोर्ड की स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी, जिसका मुख्यालय कोलकाता में था। जी हाँ, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा से कथन जो है वह सही है। जी हाँ, और इसका सही ऑप्शन है साथियों आपका ऑप्शन सी। पहला कथन और तीसरा कथन दोनों के दोनों कथन सही हैं, और दूसरा कथन जो है यह आपका गलत है। जी हाँ, तो भारत में चाय की खेती जो है 1840 के दशक से जो है की जा रही है, ब्रह्मपुत्र जो है घाटी में की जा रही है, और अभी भी देश का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र जो है यह बना हुआ है। जी हाँ, और भारतीय चाय बोर्ड की स्थापना 1954 में हुई थी, ये तो बिल्कुल सही है, और इसका जो है मुख्यालय कोलकाता में, ये मतलब बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 48 देखते हैं। जी हाँ, सहकारी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 ने सहकारिता को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। दूसरा कथन, इस संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 9B को शामिल किया जाता है। तीसरा कथन है, संसद सहकारी समितियों के निगमन, विनियमन और समापन के लिए प्रावधान कर सकती है। चौथा कथन क्या है? एक सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपको जो है बताना है साथियों, कौन सा कथन जो है सही नहीं है। 48 नंबर का क्वेश्चन, इसका जो है ऑप्शन डी जो है वह सही। इनमें से 1, 3 और 4 इस कथन में सही नहीं है, बल्कि दूसरा जो है एकदम सही है। तो आइए इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। तो वर्ष 2011 में 97वें, जी हाँ 97वें नंबर को जो संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया है, और सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। किसने बनाया है? यह जो है आपका 19वां जो है अनुच्छेद कहता है, और इसमें जो है सहकारी समितियों के प्रचार पर राज्य की नीति का एक नया निदेशक सिद्धांत जो आपका जो है वो आर्टिकल 43B, जी हाँ आर्टिकल 43B शामिल था, जिसने संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, जिसको हम जो है 9B, जी हाँ 9B जो है के नाम से जानते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। जी हाँ, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और अगर इसके संवैधानिक प्रावधान की बात कर लें तो राज्य विधायिका, स्वैच्छिक गठन, लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण, सदस्य आर्थिक भागीदारी और स्वायत्त कामकाज के सिद्धांतों के आधार पर सहकारी समितियों के निगमन, विनियमन और समापन का प्रावधान कर सकती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 49 देखते हैं। भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जी हाँ, पहला कथन क्या है? एस तरंगे तरंगों की दिशा के समानांतर कंपन करती हैं। दूसरा, एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों की तुलना में अधिक विस्तृत होता है। इनमें से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। 49 नंबर का क्वेश्चन है, इसका कथन जो है ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। दूसरा कथन सही है, और पहला कथन आपका जो है यह गलत है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन जो है आपका 50 नंबर का देखते हैं। जी हाँ, हाल ही में चर्चा में रहा Y3023 दूनागिरी है। ऑप्शन ए, एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। ऑप्शन बी, प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स के तहत बनाया गया जहाज। ऑप्शन सी, स्वदेशी रूप से निर्मित लड़ाकू विमान। ऑप्शन डी,
एक मानव रहित विमान। जी हाँ, इनमें से जो है कौन सा कथन जो है आपका सही है और कौन सा जो है इसका आंसर जो है आपका सही है, यह आपको बताना है। तो साथियों इसका जो है ऑप्शन बी, जी हाँ, यह जो है Y3023 दूनागिरी जो है वह 17A फ्रीगेट्स के तहत बनाया गया एक जहाज है। जी हाँ, और यह जो है अपनी 33 वर्षों की सेवा के दौरान विभिन्न चुनौतीपूर्ण संचालनों व बहुराष्ट्रीय अभ्यासों में शामिल रहा है। जी हाँ, और इसका नाम जो है साथियों यह उत्तराखंड राज्य में स्थित एक पर्वत श्रृंखला के नाम पे रखा गया है। जी हाँ, और प्रोजेक्ट जो है 17A फ्रिगेट्स की बात करें तो इसमें जो है बेहतर स्टील्थ फीचर और उन्नत हथियार एवं संवेदक के साथ प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसमें बनाया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 51 देखते हैं। जी हाँ, भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न चरणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, 1901 से 1921 की अवधि को जनसंख्या में घातीय वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी, 1921 से 1951 के दशकों को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी, 1951 से 1981 के बीच के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत की जनसंख्या 1350 मिलियन तक पहुंच जाएगी। इनमें से जो है कौन सा जो है ऑप्शन आपका सही है, यह आपको बताना है। 51 नंबर का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वह आपका एकदम सही है साथियों। जी हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और ये नीति आयोग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, एक आपका देखने को मिलेगा साथियों, तो इम्पोर्टेंट है ये। नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, राष्ट्रपति नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। ठीक है। दूसरा कथन, शासी परिषद के सभी सदस्यों और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केवल विधायिका युक्त केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। तीसरा कथन, उपाध्यक्ष को कैबिनेट सचिव का दर्जा प्राप्त होता है। इनमें जो कथन, यह जो आपके तीनों कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यह आपको बताना है साथियों। कौन सा कथन सही नहीं है। 52 नंबर का क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन डी जो है वह बताता है कि ये तीनों के तीनों कथन सही नहीं है। जी हाँ, तो आइए देख लेते हैं कि नीति आयोग है क्या। तो 1 जनवरी, जी हाँ, 1 जनवरी और 2015, 1 जनवरी 2015 मतलब 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग, जिसको हम बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, योजना आयोग के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था। जी हाँ, और इस नीति आयोग भी योजना आयोग की तरह भारत सरकार यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल के कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा ही बनाया गया था। और नीति आयोग जो भारत सरकार की प्रमुख नीति, जिसको हम थिंक टैंक के नाम से जानते हैं, जो दिशात्मक और नीतिगत इनपुट दोनों प्रदान करता है। और इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो इसका अध्यक्ष जो है वो अपने कोई भी जो है पीएम बने वही होता है। जी हाँ, अपने देश का जो है पीएम जो है इसका अध्यक्ष रहेगा। जी हाँ, और उपाध्यक्षों की अगर बात की जाए तो उपाध्यक्षों की नीति जो है वह पीएम ही करेंगे और उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी प्राप्त होता है। जी हाँ, और सदस्य जो है पूर्णकालिक होते हैं, पूर्णकालिक। जी हाँ, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 53 देखते हैं। जी हाँ, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ खनन है, दूसरी तरफ प्रमुख खनिज है। जी हाँ, प्रमुख जो है खनिज दिए गए हैं। तो बैला डीला, जी हाँ, आपको बताना है कि बैला डीला जो है उसमें जो है क्या मिलता है। तो आपको बता दें, पहली बात तो जो बैला डीला है वह आपके छत्तीसगढ़ में है। जी हाँ, बैला डीला जो है वह आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है और वहाँ की खानों से लौह अयस्क मिलता है। जी हाँ, वह जो है एकदम सही है। और सिंगरेनी, जी हाँ, आपको बताना है सिंगरेनी। तो सिंगरेनी आपको बता दें वह तेलंगाना में स्थित है और वहाँ पे जो है वो कोयले की खदानें हैं। जी हाँ, काहे की खदानें हैं, कोयले की खदानें। अब आता है रानीगंज। जी हाँ, तो रानीगंज आपको बता दें, रानीगंज पश्चिम बंगाल में स्थित है और यहाँ भी जो है कोयले की खदानें ही पाई जाती हैं।
और फिर आता है कोरापुट। जी हाँ, तो कोरापुट जो है उड़ीसा में स्थित है और यहाँ पे मैग्नीज की जो है खदानें पाई जाती हैं। तो इसमें साथियों आपका जो है पहला और तीसरा मतलब दो युग्म जो है आपके जो है केवल दो युग्म जो है इसके जो है सही हैं साथियों, बाकी जो है आपके युग्म जो है गलत है। तो चलिए, और साथ ही साथ मतलब तीन जो है युग्म सही हैं। ये आपका ये रानीगंज कोयला वाला भी सही है। जी हाँ, सिंगरेनी तांबा वाला यह जो है आपका गलत है। तीन जो है इसमें से जो आपके जो दिए गए हैं कथन इसमें सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 54 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व का भार पृथ्वी की परपटी में सबसे कम प्रतिशत में है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी लोहा। जी हाँ, 54 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें से बताना आपको कौन सा जो है कथन आपका एकदम सही है। तो ऑप्शन सी जी हाँ, यह आपका जो है एकदम सही है। तो चलिए आइए इनके तत्वों की भारों की अगर हम बात कर लेते हैं साथियों, तो सबसे पहले जो है इनमें जो है कैल्शियम दिया गया है। तो कैल्शियम जो है वो 3.63, जी हाँ 3.63% जो है इसका भार है। और साथियों आपको ये ध्यान रखना है जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का जो है वो 46.60%। जी हाँ 46.60% जो है इसके जो है भार होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं। अगला क्वेश्चन 55 नंबर के क्वेश्चन पे आ गए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? बोधायन सुलभ सूत्र को पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है, जो वैदिक भारतीयों द्वारा किए गए अग्नि अनुष्ठानों से संबंधित ग्रंथ है। दूसरा कथन, पाइथागोरस प्रमेय का सबसे प्राचीनतम प्रमाण वैदिक युग से आता है, जिनसे इसे विकर्ण नियम के रूप में संदर्भित किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है। 55 नंबर का क्वेश्चन है, इसका जो है ऑप्शन ए एकदम सही है, मतलब पहला कथन सही है, दूसरा कथन आपका गलत है। तो पाइथागोरस की अगर बात की जाए तो साक्ष्यों के आधार पर माने तो यूनानी दार्शनिक की मौजूदगी लगभग 570 से 490 ईसा पूर्व मानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि उनके चारों ओर रहस्यमयी तत्व मौजूद थे। जी हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, महाधिवक्ता का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है। दूसरा कथन, राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तीसरा कथन, वह उन सभी विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का लाभ उठाता है जो राज्य विधानमंडल के एक सदस्य के लिए उपलब्ध है। इसमें से कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है। 56 नंबर का क्वेश्चन है और इसका साथियों आपका ऑप्शन सी, जी हाँ दूसरा और तीसरा ये दोनों जो है एकदम सही है, पहला जो है आपका गलत है। तो आइए इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो आर्टिकल 165, जी हाँ आर्टिकल 165 जो है वह राज्यों के महाधिवक्ता पद की व्यवस्था करता है और यह साथियों राज्य का सर्वोच्च अधिकारी जो है माना जाता है महाधिवक्ता। और इसकी नियुक्ति और कार्यकाल की बात की जाए तो इसकी नियुक्ति जो है वह राज्यपाल महोदय के द्वारा होती है। जी हाँ, इसकी जो नियुक्ति है वह राज्यपाल महोदय के द्वारा होती है। और महाधिवक्ता जो है वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की योग्यता रखता हो। जी हाँ, और 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर जो है उसे होना चाहिए, 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता भी होना चाहिए और वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करता है, वह तो पता ही है। और इसमें जो है यह भी कथन एकदम सही तो था ही। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और 57 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं साथियों। किल स्विच, जी हाँ किल स्विच के संदर्भ में निम्नलिखित जो है कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? यह एक ऐसा तंत्र है जिसका उपयोग किसी डिवाइस या प्रोग्राम को बंद या अक्षम करने के लिए किया जाता है। दूसरा कथन, वे ज़्यादातर हार्डवेयर आधारित होते हैं। तीसरा,
किल स्विच का उद्देश्य आमतौर पर किसी मशीन या डेटा की चोरी को रोकना या किसी आपात स्थिति में मशीनरी बंद करना होता है। इनमें से कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है। 57 नंबर का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन सी, पहला और तीसरा। दूसरा कथन जो है वह आपका गलत है। तो आइए किल स्विच होता क्या यह जानते हैं। तो किल स्विच का उपयोग किसी भी डिवाइस या प्रोग्राम को बंद करने या अक्षम करने के लिए किया जाता है। जी हाँ, और ये डिजिटल दुनिया के एक समान उद्देश्य की पूर्ति करते हैं और हार्डवेयर के बजाय अधिकांश सॉफ्टवेयर पर आधारित होते हैं। जी हाँ, और किल स्विच का उद्देश्य आमतौर पर किसी मशीन या डेटा की चोरी को रोकना या किसी आपात स्थिति में मशीनरी को बंद करना होता है। जी हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 58 देखते हैं। विभिन्न स्तरों पर विधिक सेवा प्राधिकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर इसकी अध्यक्षता दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, और बाकी देखते हैं इधर दिए हुए साथियों। और दूसरा कथन है, हिरासत में लिया गया व्यक्ति राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत निःशुल्क कानूनी सेवाओं के लिए पात्र है। जी हाँ, इनमें से कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है, और इसका जो है सही ऑप्शन है साथियों ऑप्शन बी, मतलब दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत था। तो चलिए विधिक सेवा प्राधिकरण की अगर बात करें तो 1995 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना हुई है और अधिनियम जो है 1987 के तहत। जी हाँ, और यह राज्य विधिक जो है गैर लाभकारी संगठनों को विधिक सहायता प्रणालियों तथा पहलों को निष्पादित करने में मदद के लिए धन एवं अनुदान का भी वितरण करता है। और इसके जो है उद्देश्यों की अगर बात की जाए, ये जो कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाया गया है तो निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह प्रदान करना होता है, कानूनी जागरूकता का विस्तार करना और लोक अदालतों का आयोजन करना जो है इनका जो है मुख्य उद्देश्य होता है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 59 देखते हैं। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, तजाकिस्तान और तुर्की INSTC के पर्यवेक्षक देश नहीं है। दूसरा, INSTC परियोजना पर मूल रूप से भारत, ईरान और तुर्कमेनिस्तान के बीच सहमति व्यक्त की गई है, और प्रयुक्त में से कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है। और बता दें इसका सही ऑप्शन है साथियों ऑप्शन डी, मतलब दोनों के दोनों जो है कथन इसके बारे में गलत है साथियों। जी हाँ, तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यह जो है माल परिवहन के लिए जहाज, रेल और सड़क नेटवर्क मार्ग के 7200 किलोमीटर लंबे मल्टी मोड नेटवर्क को लागू करता है, जिसका उद्देश्य भारत में रूस के बीच परिवहन लागत को लगभग 30% तक कम करना तथा पारगमन समय को 40 दिनों के आधे से भी अधिक कम करना है। जी हाँ, और ये जो कॉरिडोर का उद्देश्य जो है मुंबई, मास्को, तेहरान, आबू, अस्त्रखान जैसे प्रमुख शहरों के बीच में व्यापार संपर्क को बढ़ाना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और 60 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं साथियों। एक तरफ जो है युद्ध अभ्यास दिए गए हैं, एक तरफ भागीदार देश दिए गए हैं साथियों। जी हाँ, तो दिया गया है जायर अल बहर। जी हाँ, जायर अल बहर की अगर हम बात करें साथियों तो यह भारत और कतर के बीच में, जी हाँ, भारत और कतर के बीच में जो है इसका आयोजन किया जाता है। यह एक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है। जी हाँ, और अजय वॉरियर की अगर बात की जाए तो यह अभ्यास जो है साथियों यूनाइटेड किंगडम और भारत में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है। और आपका बच गया अल, जी हाँ, जो अल मोहद अल हिंदी, यह भारत सऊदी अरब में जो है एक द्विपक्षीय अभ्यास जो है साथियों है। ये ऐसे मिलान होंगे, इनके जो सामने दिए गए थे ये गलत नहीं, बिल्कुल ऐसा ही मिलान होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों और 61 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जी हाँ, निम्नलिखित में से किस इमारत पर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग किया जा सकता है।
पहला, राज्य विधानसभा। दूसरा, विदेश में भारत के राजनयिक मिशन का परिसर। तीसरा, मिशनों के प्रमुखों को उनकी मान्यता के देशों में निवास। चौथा, विदेशों में भारतीय वाणिज्य दूतावासों की इमारतों के प्रवेश द्वार पर। इनमें से कौन सा जो है कथन जो है सही है? 61 नंबर का क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन डी, मतलब चारों के चारों जो हैं वह एकदम सही है साथियों। चलिए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है तो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृत है। जी हाँ, और इसमें मूल रूप से इसमें 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं की ओर जो है मुँह करके खड़े हैं। इसके नीचे एक गोल आधार है और जिस पर एक हाथी, बैल और घोड़ा एक सिंह जो है बने हैं। ये गोलाकार आधार खिले हुए उल्टे लटके कमल के रूप में। जी हाँ, और इसको अपनाया कब गया है साथियों? तो वो जो है इसको अपनाने की अगर बात की जाए तो वह जो है 26 जनवरी 1950 को। जी हाँ, 26 जनवरी 1950 को जो है भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। और इसमें जो है केवल 3 सिंह जो है दिखाई देते हैं, चौथा जो है सिंह छिपा हुआ है। जी हाँ, और इसके उपयोग की अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य जो सरकारी एजेंसियां के लेटर हेड पे आपको देखने को मिलेगा। भारत की मुद्रा पे आपको देखने को मिलेगा, भारत के पासपोर्ट पे आपको देखने को मिलेगा। और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो अशोक चक्र जो है वो राष्ट्रीय प्रतीक से ही लिया गया है। और इमारतों की अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च न्यायालय, संसद भवन, उच्च न्यायालय, केंद्रीय सचिवालय, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवालय जो है भवनों पर राजभवन, राजनिवास और राज्य विधानमंडलों पर जो है देखा जा सकता है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 62 देखते हैं। जी हाँ, जो है आपका 62 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से, जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण वर्ष 1957 के बाद किया गया है? वर्ष जो है 1957 के बाद में किया गया, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन बी। जी हाँ, तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा और पांचवा। जी हाँ, चलिए आइए देखते हैं। तो वर्ष जो है 1957 के बाद में कौन कौन से देश बने हैं? तो वर्ष 1960 में बम्बई का पुनर्गठन किया गया, और वर्ष 1963 में नागालैंड का, और वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ का। और छत्तीसगढ़ के साथ आपका उत्तराखंड और झारखंड जो है सन 2000 में ही जो है ये जो है इनका निर्माण किया गया है। जी हाँ, तो चलिए अगले क्वेश्चन में, और अगर इनकी बात करी जाए आंध्र प्रदेश और अंडमान की, अगर इन दोनों की बात कर ली जाए साथियों, तो यह जो है 1957 के पहले ही आ गए थे। वर्ष 1953 में आंध्र प्रदेश और वर्ष 1956 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जी हाँ, तो यह आप जो है इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये जो है क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गोल 2.0 परियोजना संयुक्त रूप से मेटा, पूर्व में फेसबुक और के द्वारा लॉन्च की गई, इसमें से आपको बताना है। ऑप्शन है जनजातीय कार्य मंत्रालय, ऑप्शन बी विदेश मंत्रालय, ऑप्शन सी संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन डी कारपोरेट मामलों का मंत्रालय। 63 नंबर का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन ए जनजातीय कार्य मंत्रालय। जी हाँ, जनजातीय कार्य मंत्रालय। और यह जो प्रोजेक्ट है साथियों, यह मई 2020 में जो है एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था और यह दिसंबर 2021 तक पूरा कर लिया गया था। जी हाँ, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 64 नंबर का क्वेश्चन आ गया साथियों। जी हाँ, जीएसटी परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसका उद्देश्य अनुच्छेद 252 के तहत किया गया है। दूसरा कथन, केंद्रीय राजस्व सचिव परिषद के पादेन सचिव के रूप में कार्य करता है। तीसरा कथन, केंद्रीय वित्त मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं। चौथा कथन, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष स्थायी आमंत्रित व्यक्ति होते हैं और उनके पास मतदान का अधिकार होता है। इनमें से कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है।
तो इसका जो है ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, दूसरा और तीसरा। जी हाँ, दूसरा और तीसरा सही है, पहला और चौथा आपका जो है इसमें गलत है। तो इसकी अगर बात की जाए तो संविधान संशोधन में एक नया अनुच्छेद जो है 279, जी हाँ 279A, जी हाँ 279A जोड़ा गया। इस प्रावधान में राष्ट्रपति को एक आदेश द्वारा जीएसटी परिषद के गठन करने का अधिकार दिया गया है। जी हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 65 देखते हैं। जी हाँ 65 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पीटमय मृदा वर्ष निम्न वर्षा और कम आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरा कथन, पीटमय मृदा बिहार के उत्तरी भाग और उत्तराखंड के दक्षिणी भागों में पाई जाती है। तीसरा कथन, वन मृदाएं घाटी के किनारों पर दोमट और बलुई होती है और ऊपरी ढलानों पर मोटे दाने वाली होती है। जी हाँ, इसमें से जो है कौन सा कथन सही है यह आपको बताना होगा। तो इसका जो है ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही है, दूसरा और तीसरा। जी हाँ, तो पीटमय मृदाओं की बात की जाए तो यह भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वनस्पति की अच्छी वृद्धि हो। जी हाँ, और इनकी अगर बात की जाए साथियों तो घाटियों में ये दोमटी व पांस होती हैं और ऊपरी ढलानों में ये मोटे कड़ों वाली हो जाती हैं। जी हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 66 देखते हैं। I2U2 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। I2U2 को पश्चिम एशियाई क्वाड के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा कथन, I2U2 की स्थापना ओस्लो समझौते के अनुसरण में हुई थी। इनमें से कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है। इसका ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही है, पहला कथन सही है, दूसरा कथन आपका गलत है। I2U2 भारत, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात, जी हाँ इसका अर्थ है। और इसे जो है पश्चिमी एशियाई क्वाड भी कहा जा सकता है। जी हाँ, और I2U2 का गठन जो है अक्टूबर 2021 में हुआ था। कब हुआ था साथियों? यह जो है 2021 में हुआ था। जो अब्राहम समझौते के बाद समुद्री सुरक्षा, आधारभूत संरचना और परिवहन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए इसका गठन किया गया था। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और 67 नंबर का क्वेश्चन आ गया साथियों आपका। जी हाँ, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जी हाँ, तो पहला कथन क्या है? उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। दूसरा कथन, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। इसमें से कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है। 67 नंबर का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन सी, पहला और दूसरा, मतलब दोनों के दोनों कथन जो हैं वह उपराष्ट्रपति से संबंधित सही हैं। तो आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। जी हाँ, और इसके चुनाव प्रक्रिया जो है राष्ट्रपति की वह साथियों संविधान के अनुच्छेद 68, जी हाँ आर्टिकल जो 68 है उसके अनुसार जो है की जाती है। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1974 के साथ संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत उपराष्ट्रपति के कार्यालय के चुनाव का संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। जी हाँ, 68 नंबर का क्वेश्चन है वह देखते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1958 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जी हाँ, पहला कथन क्या है? इसने द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। दूसरा कथन, इसने भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद की स्थापना की है। जी हाँ, 68 नंबर का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन सी, दोनों के दोनों जो है कथन जो है आपका एकदम सही है। जी हाँ, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। जी हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारतीय राज्य कर्नाटक के विश्व के सबसे समृद्ध मोनाजाइट भंडार है। दूसरा, यूरेनियम का निष्कर्षण मोनाजाइट अयस्क से किया जाता है।
तीसरा, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में स्थित एक भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। चौथा, भारत के पश्चिमी भाग में सौर ऊर्जा के विकास की अधिक संभावना है। इसमें से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। और इसका साथियों ऑप्शन डी आपका एकदम सही है, मतलब तीसरा और चौथा यह दोनों गलत है। पहला और दूसरा जो है एकदम सही है। भारत में जो हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र जो है स्थापित किया गया है। जी हाँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। और साथियों ऐसे टेस्ट सीरीज की पीडीएफ पाने के लिए और इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों। और आप लोग अपना प्यार ऐसे ही हमारे चैनल पे बनाए रखिए। तो 70 नंबर का क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले निम्न द्वीपों की विशेषता है जिसमें एक केंद्रीय अवसाद के आसपास प्रवाल भित्तियां होती हैं। ऑप्शन ए निमग्न द्वीप, ऑप्शन बी घाटियां या कैनियस, ऑप्शन सी गर्त, ऑप्शन डी प्रवाल द्वीप। जी हाँ 70 नंबर का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन डी प्रवाल द्वीप। प्रवाल द्वीप जो है इसका एकदम सही आंसर है साथियों। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है साथियों, पैगमेटाइट और ज्वालामुखी ब्रेशिया रूपांतरित चट्टानों के प्रकार हैं। दूसरा कथन, पिंड शिला और चूना पत्थर अवसादी चट्टानों के प्रकार। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है वह आपको बताना है। और इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, यह कथन जो है पहला कथन सही नहीं है, दूसरा कथन सही है। जी हाँ। तो आग्नेय चट्टानों की जो है उनका जो है उनकी बनावट के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इनकी बनावट जो है वह कणों के आकार और व्यवस्था या भौतिक विशेषताओं पर निर्भर करती है। जी हाँ। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और 72 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हाल ही में आयोजित 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स प्लस पहल का हिस्सा नहीं था। ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन डी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी इंडोनेशिया और ऑप्शन डी जर्मनी। इसमें से कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है। तो इसका साथियों ऑप्शन डी जो है एकदम सही है, जर्मनी। तो हाल ही में जो भारत के प्रधानमंत्री ने 14वें जो है ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लिया था और इसकी वर्चुअली जो मेज़बानी चीन के द्वारा की गई थी। जी हाँ, किसके द्वारा, चीन के द्वारा की गई थी। और इसमें जो है कहा गया था कि ब्रिक्स रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता का समर्थन करता है। जी हाँ। और इसमें जो है देशों में तालिबान द्वारा नियंत्रित अफगानिस्तान की स्थिति के बारे में भी चिंता व्यक्त की गई थी। जी हाँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 73 देखते हैं। हाथी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जी हाँ। पहला कथन, केरल में हाथियों की सर्वाधिक संख्या है। दूसरा कथन, हाथियों में गर्भावस्था धारण करने की अवधि सभी स्तनधारियों की तुलना में सर्वाधिक होती है। जी हाँ। और इसमें से जो है आप लोग जो है सही आंसर चुन करके बताइए। तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी। जी हाँ, मतलब सिर्फ और सिर्फ दूसरा कथन आपका सही है, पहला कथन आपका गलत है। तो इसकी अगर बात कीजिए तो हाथी गणना 2017 के अनुसार कर्नाटक में सबसे अधिक हाथी 6049 हाथी पाए गए। इसके बाद में असम और इसके बाद में केरल में पाए जाते हैं। और एशियाई हाथियों में 3 उपप्रजातियां होती हैं, एक तो भारतीय, दूसरा सुमात्रन, तीसरा श्रीलंकन। जी हाँ। और अगर इनकी गर्भावस्था की बात की जाए तो इसका गर्भावस्था जो है गर्भकालीन अवस्था सबसे अधिक होती है, जो लगभग में 680 दिन। जी हाँ, हथनियों में 680 दिन, लगभग में 22 महीने तक चलती है। जी हाँ। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 74 देखते हैं साथियों। मिशन वात्सल्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरा कथन, यह योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। इनमें से कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है। 74 नंबर का क्वेश्चन है, इसका जो है ऑप्शन डी जो है एकदम सही है, मतलब दोनों के दोनों जो है आपके जो है दोनों कथन जो है साथियों वह गलत है। जी हाँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और 75 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं साथियों। जी हाँ, 75 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। और साथियों ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ साथियों।
कुष्ठ रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह एक कवकीय रोग है। जी हाँ, यह एक जो कवकीय रोग है। दूसरा, इसे हैंसेन रोग के रूप में भी जाना जाता है। तीसरा, क्लोफाइजिमाइन एकमात्र दवा है जो वर्तमान में कुष्ठ रोगियों के उपचार के लिए उपयोग की जाती है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपको बताना है। जी हाँ, तो इसका जो है देखते हैं, ऑप्शन डी जो है एकदम सही है। मतलब पहला और तीसरा जो है कथन सही नहीं है, बल्कि दूसरा कथन एकदम सही है। तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं कुष्ठ रोग की। तो कुष्ठ रोग एक पुराना रोग है जो प्रगतिशील जीवाणु संक्रमण कवकीय जो है, जो जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। जी हाँ, और कुष्ठ रोग को हैंसेन रोग के रूप में भी जाना जाता है। और वर्ष जो है 1981 WHO ने मल्टी ड्रग थेरेपी की सिफारिश की थी। जी हाँ, जो वर्तमान में अनुशंसित MDT खुराक दवाइयाँ शामिल हैं। जी हाँ, और राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम जिसको NLEP बोला जाता है, उसके तहत 2030 तक, जी हाँ 2030 तक जो है सभी जिलों को कुष्ठ रोग से मुक्त बनाना है साथियों। और इसके जो है जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए उसके भेदभाव को कम करने के लिए वर्ष 2017 में कुष्ठ स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान भी शुरू किया गया था। जी हाँ, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 76 देखते हैं। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल क्रिस्टली स्कैंडियम नाइट्राइड का सही गुण है? जी हाँ, आपको इसमें से बताना है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, यह अवरक्त किरणों को नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम है। ऑप्शन बी, यह पराबैंगनी किरणों को नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम है। ऑप्शन सी, यह रेडियो तरंगों को नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम है। ऑप्शन डी, यह एक्स किरणों को नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम है। 76 नंबर का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए। जी हाँ, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 77 देखते हैं। जी हाँ, दक्कन के पठार के संदर्भ में, जी हाँ दक्कन के पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, पूर्वी घाट जिसमें असंतत और निचली पहाड़ियाँ शामिल हैं। दूसरा, पश्चिमी घाट को कर्नाटक में इलायची कार्डमम पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। इसमें जो है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही, मतलब पहला कथन सही है, दूसरा कथन आपका गलत है। चलिए देख लेते हैं दक्कन के पठार के बारे में। तो दक्कन के पठार पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल और महादेव की पहाड़ियाँ हैं। जी हाँ, और पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल में अल्लामलाई और इलायची की पहाड़ियाँ। जी हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 78 देखते हैं। जी हाँ, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ब्रेडेड चैनल्स गुम्फित सरिता। दूसरा, हिमोड। तीसरा, स्टेलेग्माइट। चौथा, घोलरंध्र। पांचवा, घाटियाँ। उपर्युक्त भू आकृतिक रूपों में से कौन से निक्षेपण स्थल रूपों के उदाहरण हैं, इसमें से आपको बताना है। जी हाँ, 78 नंबर का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, दूसरा, तीसरा और चौथा। जी हाँ, पहला, दूसरा और तीसरा साथियों, पहला, दूसरा और तीसरा। जी हाँ, और जो है आपका चौथा और पांचवा नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। तो जो ब्रेडेड चैनल गुम्फित सरिता नदियों या धाराओं के कारण निर्मित निक्षेपण स्थल रूप है। अब हिमोड की बात करें तो हिमोड जो है वह हिमनद टिल या गोलास्की मृत्तिका के जमाव की लंबी कटंके हैं। तीसरा, स्टेलेग्माइट की अगर बात कीजिए तो यह गुफाओं के निक्षेपण का स्थल रूप है। और जो घोल रंध्र आपका था, जी हाँ, जो घोल रंध्र आपका था साथियों, तो वह जो है भूजल के कारण निर्मित होने वाला अपर्दित स्थल रूप है। और जो घाटियाँ होती हैं वह बहते जल के कारण उत्पन्न होने वाले कटाव वाले रूप में स्थल रूप है। जी हाँ साथियों, यह जो है उसमें स्थल रूप होता है। तो साथियों
ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए साथियों। और आप लोग जो है अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथियों, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।